नमस्कार, स्वागत है आपका देश देशांतर में। मैं हूं अमृता राय। आज हम बात करने जा रहे हैं उच्च शिक्षा में सुधार और गुणवत्ता को बढ़ाने को लेकर हो रही नई पहल की। खबरें हैं कि केंद्र सरकार नीति आयोग के जरिए देश में विदेशी यूनिवर्सिटीज की राह खोलने की तैयारी में है। नीति आयोग ने इसके लिए सभी संबंधित स्टेक होल्डर्स से बातचीत भी शुरू कर दी है। हालांकि इससे पहले 2 बार यूपीए सरकार ने भी विदेशी विश्वविद्यालयों को देश में प्रवेश कराने यानी प्रवेश दिलाने की कोशिश की है, लेकिन लेफ्ट पार्टियों और तमाम शिक्षाविदों के दबाव में उसे बार बार झुकना पड़ा। अब एनडीए सरकार इसकी पहल की तैयारी में है, लेकिन सवाल है कि क्या विदेशी यूनिवर्सिटीज़ वाकई जो क्वालिटी वाली विदेशी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो देश में इस तरह की पहल का स्वागत करेंगी? क्या वो आएंगी? सवाल ये भी है कि क्या जिस तरह से फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को देश में आसान राह बनाने के लिए कोशिश की जा रही है, उसी तरह की पहल देश की यूनिवर्सिटीज़ के लिए की जाएगी? उसी तरह की छूट क्या देसी यूनिवर्सिटीज़ को भी मिलेगी? और सवाल ये है कि क्या आखिर इस तरह की पहल से वाकई उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में कोई सुधार आएगा? और ये भी कि क्या इससे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो मुनाफा कमाने वाली इस समय देश में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके और जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आएंगी उनके बीच में कंपटीशन बढ़ेगा? इन तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान इस समय जुड़े हैं जो शिक्षा के अलग अलग क्षेत्रों में नामी ग्रामी नाम हैं। नंदिता नारायण दिल्ली विश्वविद्यालय में डूटा की अध्यक्ष हैं। हमारे साथ हैं कपिल कुमार, आप इग्नू में प्रोफेसर हैं, और 2 पूर्व वाइस चांसलर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक पेंटल, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर रह चुके हैं, हालांकि अभी भी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। और हमारे साथ प्रोफेसर बीबी भट्टाचार्य हैं, आप जेएनयू के पूर्व वाइस चांसलर रह चुके हैं। और इसके अलावा हमारे साथ सीआईआई में उच्च शिक्षा की प्रमुख शालिनी एस शर्मा भी मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। शालिनी, मैं अपनी चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर जोर दिया जा रहा है कि नीति आयोग, शालिनी के पास आऊँगी मैं। शालिनी से अभी संपर्क नहीं स्थापित हो पाया है, लेकिन अगर मैं आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूँ, एक तरफ वो पक्ष है जो बार बार ये कहता है कि अगर इस तरह की कोई कोशिश होती है तो इससे देश में जो चरमराती हुई उच्च शिक्षा व्यवस्था है उसको एक नई जान मिलेगी, एक नया रास्ता खुलेगा और हो सकता है कि जो गुणवत्ता है वो और ज़्यादा सुधरेगी। आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले ये हमें जानना ज़रूरी है कि हमारे देश में प्रॉब्लम्स क्या हैं एजुकेशन को लेके। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्सेस का, कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारी है जिसको जो एज ग्रुप की है, जिसको आना चाहिए था कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, और वो नहीं आ पा रही है। तो एक्सेस और क्वालिटी दोनों चीज़ों की हमें साथ साथ ज़रूरत पड़ती है। और ये जो सवाल है ये पहले भी उठा था यूपीए रेजिम में, जैसे आपने कहा, और एक बिल भी तैयार किया गया था। और वो बिल जो पार्लियामेंट में रखा गया था तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इस पर चर्चा भी की थी। वहाँ पे कई एजुकेशनिस्ट ने अपना वहाँ पे दस्तावेज जाके दिए, अपना प्रेजेंटेशन किया, और यहाँ पे बहस चली और उसको रोका गया क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। उसमें एक ये था, एक तरफ तो अगर वो लोग अगर प्रॉफिट आप अलाउ नहीं करेंगे तो वो यहाँ पे क्यों आना चाहेंगे, क्योंकि मेन प्रॉब्लम अभी जो एडवांस कंट्रीज़ में, खास तौर से फॉरेन कंट्रीज़ में प्रॉब्लम हो रही थी, वो वहाँ पे ज़बरदस्त कटौती हुई थी वहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ पे, जो सारी ऑस्टेरिटी मेजर्स का पूरा रेजिम चल रहा है दुनिया भर में। तो वो यहाँ पे क्यों आएंगी अगर मुनाफा नहीं कमाना? अगर आपका कानून उनको मुनाफा नहीं कमाने देगा तो क्यों आएंगी? और दूसरी चीज़ थी कि रेगुलेशन को ईज़ करेंगे तो आपके जितने भी यहाँ पे जो पॉलिसीज़ हैं, जो कंट्रोल्स हैं, क्वालिटी कंट्रोल, फीस की कंट्रोल, सैलरी, मिनिमम सैलरी, मिनिमम जो वर्किंग कंडीशंस वगैरह, इसमें अगर आप पूरी खुली छूट उनको दे देंगे तो क्या यहाँ पे सिर्फ टीचिंग शॉप्स नहीं बनाएंगे वो? क्या क्वालिटी कंट्रोल होगा? क्या सिर्फ मुनाफाखोरी यहाँ पे नहीं चलेगी? तो ये सब जो सवाल थे, जो कपिल सिब्बल के ज़माने में जो बनाया गया था बिल, उसमें बहुत सारे रेगुलेशंस इस तरह के थे। कपिल कुमार जी, अगर मैं आपको इसमें शामिल करना चाहूँ, वो रेगुलेशंस इस तरह के थे कि जिसको माना गया कि ये ऐसा बॉटलनेक हो गया है जिससे बाहर निकलना और उसमें शामिल होना ही मुश्किल। सबसे पहले तो मुझे इस शब्द पे आपत्ति है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है। माफ कीजिए, अगर ऐसी स्थिति नहीं होती कपिल कुमार जी तो देश में हर साल 2 लाख स्टूडेंट्स बाहर क्यों जाते? मेरी बात सुन लीजिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था चरमरा नहीं रही है, बल्कि हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था को एक षड्यंत्र के तहत खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से उसने चरमराना शुरू किया। मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं।
मुझे बताइए कि कितने कॉलेजेस और कितने यूनिवर्सिटीज के अंदर पिछले 20 सालों के अंदर लाइब्रेरी का बजट कितना बढ़ाया गया? मुझे कोई जवाब दे। आज इनकम टैक्स के अंदर हम लोगों से एजुकेशन सेस पिछले 10-12 साल से ली जा रही है 2% की। कितने करोड़ों अरबों रुपया वो आ रहा है एजुकेशन सेस का? क्या यूनियन गवर्नमेंट ने हिसाब देगी कि वो पैसा जो आ रहा है शिक्षा के अंदर वो कहां जा रहा है? उस पैसे को खर्च किया जा रहा है एनजीओज में और सब शिक्षा अभियान में, और उसके अंदर पैसा घूसखोरी खिलाने के लिए। जो यूनिवर्सिटीज का हाल है, आज भी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्यों हमारे कॉलेज की बिल्डिंग खाली हो जाती है आधे दिन के बाद में? क्यों? जहां शिक्षा की जरूरत है वहां पे आपने 10-10 हजार रुपए में वो टेम्परेरी शिक्षक नियुक्त करने शुरू कर दिए। क्यों आप एडहॉक अपॉइंटमेंट करते हैं? सुनिए जी, तो आप ये तो मान रहे हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में खामी नहीं है, लेकिन षड्यंत्र है कि उसको कमजोर करने की। तो बात तो वही, मैं इस षड्यंत्र को नतीजा तो वही पहुंचा ना। अमृता जी, मैं इस षड्यंत्र को आगे बढ़ाना चाहता हूं। हाँ, हम लोग वी बिलीव इन इम्पार्टिंग एजुकेशन, वी हैड नेवर बिलीव्ड इन सेलिंग एजुकेशन बेचने के लिए। ये जो वेस्टर्न मॉडल शुरू हुआ कि एजुकेशन को इंडस्ट्री बना करके और उसको सेल किया जाए, एक विकसित देश के लिए, भारत जैसे देश के लिए शिक्षा के अंदर पैसा डालना जो है वो एक, जिसे हम कहेंगे, इन्वेस्टमेंट है जी, अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन जन कल्याणकारी सरकार कोई इस तरह का षड्यंत्र क्यों करेगी? मैं पेंटल साहब से बात करना चाहूंगी। एक मिनट सुन लीजिए जी। सरकार नहीं, जो वहां पे ये लोग बैठे हैं ना, जो ये बिल बनाते हैं बैठ करके, और जो यूजीसी में चेयरमैन अनपढ़ साहब बैठे हुए हैं जो सिर्फ खुश करने में लगे हैं। और मैं ओपन आपकी चैनल से कहना चाहता हूं कि जो लोग इस बात की वकालत कर रहे हैं उनको दलाली का पैसा मिल रहा है विदेशी कोई किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट मत कीजिए। कपिल साहब किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट नहीं। अमृता जी, मैं साबित करूंगा इस चीज को। पेंटल साहब, आपके रहते हुए भी इस तरह का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा था, और तब भी ये हुआ था कि अगर विदेशी यूनिवर्सिटीज आएंगी तो ये जो कहा जा रहा है कि हमारे देश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, दरअसल उसमें शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जिन यूनिवर्सिटीज का आना जरूरी है, जैसे आईवी लीग यूनिवर्सिटीज की जो बातें हो रही थी, वो आएंगी ही क्यों अगर उन्हें मुनाफा कमाने की छूट नहीं मिलेगी? देखिए, तो ये जो आरोप लगा रहे हैं कि वेस्टर्न मॉडल को अपनाकर दरअसल शिक्षा को और खराब करने की कोशिश की जा रही है। मुझे कोई आरोप नहीं लगाना मुझे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक्सेस और क्वालिटी ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। हम जानबूझ के इसको कॉन्ट्राडिक्टरी बना रहे हैं फॉर रीजंस व्हिच आई डोंट अंडरस्टैंड। हम अपनी को आगे करें, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। उनको कैसे आगे करें? टीचर्स आर गेटिंग रीजनेबल सैलरीज, ये कोई नहीं है कि उनको तनख्वाह नहीं अच्छी मिल रही। हायर एजुकेशन में, स्कूल टीचिंग में प्रॉब्लम होगी, जो स्कूल्स में पूरी उनको उनके वेतन नहीं मिलते। हमारा हुआ ये है कि इस कंट्री में रिसर्च और टीचिंग को अलग कर दिया गया। हमने इतने रिसर्च इंस्टीट्यूशन खोले हुए हैं, उसमें अच्छे लोग, साइंस की दुनिया से मैं आपको बता सकता हूँ, अच्छे लोग बैठे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो पढ़ा नहीं रहे। अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन को हमने कॉलेजेस में ठूस दिया, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में और ऑल द न्यूली इमर्जिंग कंट्रीज में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इज इन ए कॉम्प्रिहेंसिव यूनिवर्सिटी। हमने नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनाई, वहाँ भी हम अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन को नहीं ला रहे, हम कहते हैं वो कॉलेजेस से आए। तो हमने अपने आप को बहुत बुरी तरह से बांध रखा है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। और अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में आती हैं, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि वो तो कमर्शियल धंधा हो गया, वो ठीक नहीं है। जो रिसर्च ग्रांट्स हमारी यूनिवर्सिटीज़ को उपलब्ध हैं फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दे शुड बी अवेलेबल टू दोज यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो। क्योंकि अगर वो रिसर्च नहीं करेंगी, सिर्फ टीचिंग शॉप है, तो वो कभी आएंगे ही नहीं। गुड यूनिवर्सिटीज विल नेवर कम। देखिए, हम चाहे उनको जितना मर्जी बुरा भला कहें, दे हैव सम स्टैंडर्ड्स टू मेंटेन। अब आप आईवी लीग यूनिवर्सिटीज की भी बात कर रहे हैं, दे आर बेसिकली बोथ रिसर्च एंड टीचिंग यूनिवर्सिटीज। तो अगर आप अपने कॉफर्स नहीं खोलेंगे उनको रिसर्च ग्रांट देने के लिए, तो वो क्यों आएंगे? तो फिर इस पूरी पहल का मकसद क्या रह जाएगा? फिर ये पूरी पहल करनी चाहिए। ये सिस्टम थोड़ा स्टेगनेट कर रहा है हमारा, हम वही पुरानी बातें कर रहे हैं। थोड़ा कुछ नया आएगा, थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड्स आएंगे और उनको रिसर्च ग्रांट्स देनी पड़ेंगी।
लेकिन जो आईपीयू से निकलेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दैट शुड बी विद इन द कंट्री। अगर वो यहाँ पर कुछ करते हैं इंडियन पैसा लेकर रिसर्च में, तो इंडिया का फर्स्ट राइट है उस पे, उसके बाद में वो बाहर का राइट। अगर ये हम एक चीज कर दें। लेकिन मैं आपको शामिल करना चाहूँगी बीबी भट्टाचार्य साहब। माना तो ये जा रहा है और तमाम जो अखबारों में जो आर्टिकल्स आ रहे हैं और एडिटोरियल्स आ रहे हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि दरअसल मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए ये एक बड़ी पहल हो सकती है। तो अगर मेक इन इंडिया को सफल बनाना है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट कराना है तो फिर इस तरह की पहल को किस रूप में आप देखते हैं? क्या वो शिक्षा को की गुणवत्ता बढ़ाने और शिक्षा में सुधार के लिए आएंगी या फिर अपने मुनाफे के लिए आएंगी अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आएंगी भी तो? और क्या इससे वाकई देश का भविष्य कुछ सुधरेगा, शिक्षा का भविष्य कुछ सुधरेगा? अच्छे यूनिवर्सिटी प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं आएंगे। अगर हम अच्छे यूनिवर्सिटी को अट्रैक्शन कर सके तो हमें दो फायदा होगा। एक तो है कि अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, क्योंकि हमारे इंडिया में अच्छे यूनिवर्सिटी काफ़ी लिमिटेड है। जितना हमारा टैलेंटेड यंग स्टूडेंट है उसके हिसाब से बहुत कम अच्छे यूनिवर्सिटी है। तो अगर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाए एक अच्छा है। दूसरी बात यह है, हर साल लाखों इंडियन स्टूडेंट फॉरेन एक्सचेंज लेके बाहर पढ़ने जाते हैं जी। अगर और यूनिवर्सिटी इंडिया में आ जाए तो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, क्योंकि हम अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं। ऑस्ट्रेलिया में देखिए, हर साल लाखों इंडियन ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, इंडियन टीचर पढ़ाते हैं और इंडियन स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और ऑस्ट्रेलियन डिग्री का नाम लेके आते हैं। क्यों ना उस यूनिवर्सिटी इंडिया में आ जाए, पैसा भी बचेगा, बच्चे का खर्चा कम आएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं ट्यूशन जो आप कह रहे हैं टीचिंग शॉप वाला यूनिवर्सिटी इंडिया में प्राइवेट बन रहा है। तो आप बाहर के इंडिया में कोई फर्क नहीं है, मगर अच्छे यूनिवर्सिटी अगर आप लाए तो आई विल वेलकम इट। अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगा, इंडिया के लिए अच्छा होगा और थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाएगा इंडियन की टॉप यूनिवर्सिटी के साथ, तो उस पर थोड़ा कंपटीशन में भी अच्छा होने संभावना है। आपको लग रहा है कि कंपटीशन होगा और इससे अच्छा ही आएगी, लेकिन थोड़ी आप व्यग्र हो रही हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि लिमिटेड हो गई हैं हमारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़, तो आप इसमें ये तो देखिए कि इसकी वजह क्या है। आप अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, जैसे कपिल ने सही कहा कि 2.5% एजुकेशन में देते हैं, 0.36% जीडीपी का आप सिर्फ हायर एजुकेशन में दे रहे हैं। आप लगातार पोस्ट नहीं भर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर्स ले रहे हैं, उनकी आपने सैलरी की बात की डॉक्टर साहब, लेकिन प्रमोशंस बिल्कुल बंद हैं, पेंशन्स भी बंद कर रहे हैं, आपका टैलेंट बिल्कुल स्टाफ हो रहा है। दूसरा ये है कि जिस तरह से लगातार रिस्ट्रक्चरिंग हुई है पिछले सालों में हमारी यूनिवर्सिटी में, फॉर एग्जांपल पहले सेमेस्टर, फिर एफआईयूपी रोल बैक, फिर सीबीसीएस, एकदम स्टूडेंट्स के संग एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और गुणवत्ता एकदम गिर गई है, खत्म हो गई है बिल्कुल हमारी यूनिवर्सिटीज में, और देश भर में ये हाल है। तो इसका मकसद क्या है? मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जिस तरह से एजुकेशन, हायर एजुकेशन को कमर्शियल ट्रेडेबल सर्विस के नाम से WTO में ऑफर कर दिया था 2005 में और अभी तक साइन नहीं किया, लेकिन इसी साल जो फाइनल राउंड है दोहा राउंड टेबल नेगोशिएशन का नायरोबी में दिसंबर में, वहाँ पे हमारा ये मानना है कि सरकार वहाँ साइन करने जा रही है। उसका मतलब ये है जितने भी सिग्नेटरी कंट्रीज हैं और जितने भी प्लेयर्स हैं, प्राइवेट प्लेयर्स कैसे भी हों, अपने होस्ट कंट्री में कैसे भी यूनिवर्सिटी शुरू कर दो, उनको यहाँ पे आपको उतना ही लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा, नेशनल आपको उनको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। प्लेइंग फील्ड का मतलब ये तो नहीं है कि यूजीसी के रेगुलेशन से वो बाहर होंगे। नहीं, क्योंकि मैंने तो ये भी सुना है कि वो यूजीसी के रेगुलेशन से भी बाहर। एग्जैक्टली, वन पॉइंट। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब और नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि जो भी सरकार फैसिलिटीज हमारी यूनिवर्सिटीज को देती हैं, जो इंडिजिनस यूनिवर्सिटीज हैं, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं, वही फैसिलिटीज उनको देंगी। यानी कि हमारी सब्सिडी को खतरा है। अगर आप सबको सब्सिडाइज नहीं करें, जैसे आपने कहा कि उनको भी रिसर्च ग्रांट देना है, उनको भी हमें वही सब्सिडी देनी है, ग्रांट देनी है, तो हमारी भी इन डेंजर। हमको 95% सब्सिडी आज मिलती है, अगर वो खत्म हो गई तो आम बच्चा कहाँ जाएगा पढ़ने? अगर यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट ही पार्टी चलाएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंक्रीजिंगली कोई एक्सपेंशन नहीं किया आपने पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस में, कट ऑफ्स आपके 100% पहुंच गए, द नंबर ऑफ पीपल हु वांट टू एंटर यूनिवर्सिटीज इज इंक्रीजिंग। जी, आप ये कह रही हैं नहीं किया है। आप ये कह रही हैं कि जिस तरफ देश बढ़ रहा है उच्च शिक्षा के मामले में और जिस तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, उसमें यहीं कहीं पे भी ये झलक नहीं रहा है कि सरकारी तौर पर या अगर हम कहें कि देश जो है एक उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी
अपनी तरफ से कोई इस तरह की पहल नहीं, ये कर रहा हो? अंतर्राष्ट्रीय दबाव में किया जा रहा है, जो पूरी दुनिया में हेल्थ और एजुकेशन को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, खासतौर से हायर एजुकेशन को ऑस्टेरिटी मेजर्स के नाम से। तो आपके ऊपर कटौती होगी। ग्रीस में क्या हुआ, आपने यूरोपियन यूनियन के नाम से ये हुआ है। और भी पूरा जो WTO की जो रजीम है, इट इज टू फेवर एडवांस कंट्रीज। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है दे विल गेट द बेनिफिट्स बीबी फ्रॉम द भट्टाचार्य पुअर साहब, आप कंट्रीज कह रहे लाइक हैं अस। कि इससे गुणवत्ता बढ़ेगी। मैं आपके पास आती हूँ कपिल कुमार जी, आप कह रहे हैं कि इससे गुणवत्ता बढ़ेगी और देश की यूनिवर्सिटीज में भी एक कंपटीशन आएगा और बेहतरी की गुंजाइश बन सकती है। लेकिन नंदिता जी कह रही हैं कि जो रिस्ट्रक्चरिंग की अब तक कोशिशें हो रही हैं, तक पिछले एक दशक से हम देखें तो जो भी रिस्ट्रक्चरिंग की कोशिशें हुई हैं उससे तो गुणवत्ता और लगातार घटती चली गई है। और जो मतलब टीचिंग स्टाफ के लिए किया जाना चाहिए था या जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए कपिल कुमार जी ने कहा कि लाइब्रेरी या और दूसरे संसाधन बढ़ाने चाहिए थे, 200-300 लैब्स बढ़ाने चाहिए थे, वो सब तो हुआ नहीं। 200-250 तो फिर क्लास में अगर फिर लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे बन पाएगा और कैसे आप दोनों इशू को आपको अलग से देखना पड़ेगा। जी। एक तो यह है कि डोमेस्टिक यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड कैसे इंप्रूव किया जाए। आई ऑलवेज एग्री वी शुड स्पेंड एटलीस्ट 10% अगले कुछ साल हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी, ओवरऑल यूनिवर्सिटी, उसमें तो कोई मतलब डाउट नहीं है। 10%? मगर इससे आई विल रिकमेंड नॉट 6, आई विल रिकमेंड 10 बिकॉज आई हैव बीन राइटिंग एज एन इकोनॉमिस्ट। इंडिया की जो डेवलपमेंट फ्यूचर में है थ्रू एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन से होगा। बाकी सब चीज का सब्सिडी घटा के आई विल डिमांड एजुकेशन शुड बी गिवन। बट वो तो अलग बात है। अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी आपको अच्छे यूनिवर्सिटी, हम नहीं कह रहे कि वो जो टीचिंग शॉप वाला, आप उसको लाइए, सप्लीमेंट कीजिए हमारे एजुकेशन। क्योंकि आप देखिए IIT, IIM, JNU 100 में एक स्टूडेंट को एडमिशन मिल रहा है, जो दूसरा स्टूडेंट को नहीं मिलता था। मैं VCO के बहुत दुख होता था मुझे, क्योंकि टॉप 1% को मिल गया, सेकेंड 1% मैं सोचता था बेचारे वो भी इतने अच्छे हैं, कहाँ जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, चाइना जा रहा है, यूक्रेन जाके पढ़ाई कर रहा है। तो क्यों ना उनको मौका दिया जाए। नहीं, लेकिन उनको मौका देने के लिए जरूरी थोड़ी है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज बनाई जाए। उनके मौका देने के लिए तो ये भी हो सकता था कि सरकार, सर मैं शालिनी जी से बार-बार संपर्क टूट रहा है, लेकिन बहुत शालिनी स्पष्ट के कर पास दूं कि जो भ्रांतियां इस बारे में हैं, क्योंकि मैं खुद ऑस्ट्रेलिया में 8 महीने रहा हूं, मैं खुद उनका वो हूं ट्रस्टेड मेंटर ऑस्ट्रेलिया के लिए। मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताऊंगा। मैं आपके पास जरूर आऊंगी, लेकिन शालिनी जी उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, कहा यह जा रहा है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत की जा रही है कि प्राइवेट खासतौर से फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को भारत में ले आने की अपनी तरफ से क्या पहल की जा सकती है और कैसे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित किया जा सकता है। लेकिन HRD मिनिस्ट्री का एक डेटा है 2010 का, जो हिंदुस्तान टाइम्स में मैं पढ़ रही थी, उसके मुताबिक मैं बताना चाहती हूँ। 2010 में HRD मिनिस्ट्री ने यह बताया कि 631 फॉरेन एजुकेशन प्रोवाइडर्स देश में अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। उनमें से 137 जो एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं उनका भारतीय संस्थानों के साथ कोलैबोरेशन है और वो डिग्रियां बांट रही हैं। ऐसा नहीं है कि जो भारतीय छात्र हैं वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग कोर्सेज़ के डिग्री हासिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि वो केवल और केवल होटल मैनेजमेंट चला रहे हैं और बिजनेस के से संबंधित कुछ डिग्रियां बांट रहे हैं। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं अगर फॉरेन एजुकेशन प्रोवाइडर्स को भारत में कैंपस खोलने का मौका मिल भी जाए, तो क्या शिक्षा की जो क्वालिटी है उसमें वाकई कोई सुधार आने की उम्मीद है? शालिनी जी। बिल्कुल अमृता, मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा क्वालिटी में। जब बाहर की यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, उनके फैकल्टी आएंगे यहाँ पर, तो हर तरीके से यहाँ के एनवायरनमेंट में इम्प्रूवमेंट होगा। स्टूडेंट्स को बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जैसे अभी किसी ने मेंशन किया था कि IITs में सिर्फ 1% बच्चों को ही एडमिशन मिल पाता है। आई मीन 30 मिलियन स्टूडेंट्स हैं हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में, मुश्किल से 10,000 के करीब IITs में जा पाते हैं। उसके अलावा जो बच्चे हैं, हम ये नहीं समझते कि उनका लेवल अच्छा नहीं है, बट उनको अच्छे इंस्टीट्यूट्स का ऑप्शन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ता है। तो क्या आप ये कह रही हैं कि भारत सरकार सरकारी तौर पर हम अच्छे इंस्टीट्यूट्स बनाने के काबिल नहीं है, केवल फॉरेन एजुकेशन प्रोवाइडर्स ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स दे सकते हैं, अच्छी पढ़ाई दे सकते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ। मेरे हिसाब से बहुत सारे यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट और पब्लिक दोनों, जो कि बहुत अच्छे क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट नंबर्स कम हैं। हमें बहुत ज़्यादा ऐसे इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है।
जो कि नंबर्स अभी नहीं है हमारे पास अच्छी क्वालिटी के। और फॉरेन यूनिवर्सिटीज के यहाँ आने से उन नंबर्स में इजाफा होगा। अमृता जी एक मिनट, मैं 3-4 बातें यहाँ पे कहना चाहूंगा। बहुत संक्षेप मान में। लीजिए एक कॉलेज बवाना के अंदर है, क्यों नहीं हम उस कॉलेज को स्टीफेंस कॉलेज जैसा बना सकते हैं? किसने रोका है? दूसरी बात, मुझे बहुत अफसोस होता है जब ये आंकड़े दिए जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया लोग जा रहे हैं। मैं विजिटिंग प्रोफेसर रहा हूं मोनाश में 6 महीने, ऑस्ट्रेलिया इंडिया काउंसिल का फैला रहा हूं। 95% जो छात्र हिंदुस्तान का ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जा रहा है वो इसलिए नहीं जा रहा कि उसे ऑस्ट्रेलिया की डिग्री चाहिए, उसको वहां पे रेजिडेंसी का परमिट मिलता है, इसलिए जाता है। आज जो ये बात हो रही है कि आईआईटीज में 1% और वो % रहते हैं, जितने आईआईटी से पास करके आ रहे हैं क्या हम उनको जॉब्स दे रहे हैं? उनमें से कितने % देश में रहते हैं? ये एक तमाशा जो बन गया है कि बिना आपके दूसरे तीसरे पॉइंट्स। बिना फीडबैक लिए हुए। और एक बहुत बड़ा मैं सवाल उठाना चाहता हूं, इन यूनिवर्सिटीज का सिलेबस स्ट्रक्चर क्या होगा? आप अलाउ कीजिए, जैसे इन्होंने कहा WTO वालों में सबको, एक पढ़ाएगा तालिबान, दूसरा पढ़ाएगा कोई और राष्ट्र, तीसरा पढ़ाएगा कोई और। हमारा कंट्रोल होगा? जो कल्चरल सेंसिटिविटीज की हम बात यहाँ पे करते हैं, जो अपनी वैल्यूज की बात करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी आइडियोलॉजी ऑफ आवर ओन डेमोक्रेटिक सिस्टम और आवर ओन कल्चर, आप कोई कंट्रोल लगा पाएंगे उसके ऊपर? या कोई अपनी रिलीजियस यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करता है ला करके, आप उस पर कंट्रोल लगा पाएंगे? वो हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप के साथ जाएगा क्या? जी, हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप के साथ जाएगा कि नहीं, ये एक इम्पोर्टेंट पहलू है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि क्यों नहीं हम जो हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज हैं, हम उनको क्यों नहीं ऊपर ले जा सकते? उनको और क्यों नहीं हमारी strengthen कर गुणवत्ता सकते? को सबसे ज्यादा अंडरमाइन जो किया जा रहा है वो अभी इंसिडेंट है। कल लड़के उधरने पे बैठे थे जंतर मन पे कि हमारे जो लड़कों ने PhD की हुई है उनको ही लेक्चरर बनने से अयोग्य डिक्लेयर कर दिया गया। हमें ये भी पता चल रहा है कि तकरीबन 5 लाख ऐसे स्टूडेंट्स हैं और कैंडिडेट्स हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने 2009 में अपनी PhD हासिल कर ली और जिन्होंने नेट क्वालिफाई नहीं किया। जैसे कि शालिनी कह रही थी, शालिनी नाम है, कि ये एक्सेस बढ़ाएगा, मतलब हमें और इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है, तो बजाय कि हम अपने मतलब इन्वेस्ट करके, सरकार इन्वेस्ट करके और ज़्यादा ऐसे इंस्टीट्यूशंस खोले, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ बुलाया जाए। हम लोग को फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोई कल्चरल एक्सचेंज, एजुकेशन एक्सचेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा से हमारे कई MOU साइन हुए। 1 सेकंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, वी हैव हैड ऑलरेडी, देयर आर मेनी एक्सचेंज प्रोग्राम्स। लेकिन अगर वो यहाँ पे कैंपस अपना सेटअप करेंगे, बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट उनको करना पड़ेगा, नंबर 1। और अगर अच्छे टीचर्स चाहिए तो उनको, अगर अच्छे टीचर्स चाहिए तो उनको अच्छी सैलरी भी देनी पड़ेगी। और अगर ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इवन टू ब्रेक इवन उनको बहुत ऊंची फीस चार्ज करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स को। कितने स्टूडेंट्स वो फीस अफोर्ड कर पाएंगे? क्या हम 1% या आधा % इलीट के लिए सिर्फ ये करना चाह रहे हैं और सरकार उनको सारी सुविधाएं दे, जमीन दे, लैंड, बिल्डिंग वगैरह सब कुछ दे एट द कॉस्ट ऑफ आप पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस? हमारे ऊपर कटौती चल रही है, 86,000 करोड़ से 69,000 करोड़ इन्होंने कर दिया इसी साल। एब्सोल्यूट टर्म्स में हायर एजुकेशन में कटौती तो कर रहे हैं। सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों के बजट में कटौती हो रही है और आप कह रही हैं कि 1% या 2% के लिए आप सारा पूरा हिंदुस्तान के रिसोर्सेज सारी व्यवस्था की एग्जैक्टली दैट इज द प्रॉब्लम। व्यू नहीं चलेंगे, कुछ नया करना पड़ेगा। कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी को आप बढ़ावा नहीं दे सकते एट द एक्सपेंस ऑफ योर ओन यूनिवर्सिटीज। ये तो कोई डिबेट का पॉइंट ही नहीं होना चाहिए। हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए और पैसा मांगें, रिसर्च की फैसिलिटीज़ इंप्रूव करें। जिस यूनिवर्सिटी में अच्छी रिसर्च नहीं होती वो यूनिवर्सिटी में टीचिंग भी अच्छी नहीं होगी। इट्स नॉट ए शॉप, इट्स नॉट ए टीचिंग शॉप। यूनिवर्सिटी इज टू एडवांस नॉलेज। वही टीचर अच्छा नॉलेज पढ़ाएगा जो नया कुछ देख रहा है। जो पुरानी चीजें ही कर रहा है वो टीचिंग शॉप है, चाहे वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज टीचिंग शॉप हो या वो प्राइवेट ओरिएंटेड। जी, मैं आखिरी कमेंट, बस UGC बना के भेज रही है। टीचर्स को ये भी आजादी नहीं है कि वो सिलेबस बनाए। कहाँ से इनोवेट करेंगे आप? इनोवेशन कहाँ से आएगा? आप खुद ही बर्बाद कर रहे हैं अपने सिस्टम को। रिपोर्ट आई थी हायर एजुकेशन के ऊपर, हम लोगों ने उस रिपोर्ट को पब्लिक किया। ये भी सच्चाई है कपिल कुमार जी कि ये 1 दशक से कोशिश चली आ रही है, कोई नई कोशिश नहीं है। कोशिश तो चली आ रही है, आप जैसे शिक्षाविदों के दबाव में अभी तक ये कोशिश सफल नहीं हो सकी है। आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि आप जैसे लोगों की बहस के बाद हो सकता है जो कोशिश होगी, जो नई पहल होगी वो इससे बेहतर होगी। आखिरी कमेंट में बीबी भट्टाचार्य साहब आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, ये हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक उम्मीद कर रहे हैं, जैसे दरवाजा खोल देते हजारों लाखों बाहरी लोग हिंदुस्तान में आ रहे हैं। जैसे हम लोग सोचते थे उदारीकरण जब से हो जाएगा सारा दुनिया की पूंजी भारत में आ जाएंगे। कितने आए हैं हम जानते हैं। ग्राउंड रियलिटी
तो ग्राउंड रियलिटी वो भी एसेस करेंगे। हमारे यहाँ आने के बाद पहले लैंड होगा, सिटी, टीचिंग, क्वालिटी, इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स है कि नहीं, इंटरनेट है कि, इसीलिए हम ये नहीं कह रहे कि हजारों आएंगे, जो क्वालिटी अगर 2-4 आ जाए हमारे तो फायदा होगा। लेकिन हो सकता है कि 1-2 तो क्वालिटी आए, लेकिन हजारों ऐसे आ जाए हजारों ऐसे आप क्यों आने देंगे? जिनका स्तर, सुनिए, जिनकी शिक्षा का हजारों ऐसे स्तर आप और क्यों बुरा आने होगा। देंगे? उस समय हजारों आप ऐसे क्यों आने देंगे? हमें इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। यहाँ ऐसे लोग आएंगे, अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटी एक कमरे में बनती है, क्या गारंटी है कि वो यहाँ आके हमारे हमें स्टूडेंट से उम्मीद पैसा है लेके कि और कल आप बाद नहीं जैसे जाएंगे? शिक्षाविदों की उनका हाई कमीशन चिंता गारंटी जरूर देगा? सरकार के कानों उनकी तक एम्बेसी गारंटी देगी इस पहुंचेगी, बात और हमें उम्मीद है कि सरकार जो नई पहल करेगी उसमें इन तमाम चिंताओं को जरूर शामिल किया जाएगा, और भारतीय यूनिवर्सिटीज के गुणवत्ता के कॉस्ट पर इस तरह की कोई पहल नहीं की जाएगी। फिलहाल हमारे पास वक्त की कमी है नंदिता जी। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की दृष्टि से देखना होगा। विश्वासघात हो रहा है।